गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन्स। हैलोअल्केन और हैलोरीन्स 4 नंबर का चैप्टर है फाइनल केमिस्ट्री के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। मुद्दा ये है कि हैलोअल्केन्स होते क्या हैं। हैलोअल्केन्स होते हैं व्हेन एन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन हाइड्रोकार्बन is replaced by a corresponding halogen atom. The entity formed is known as haloalkane. मतलब क्या है कि जब एक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एक corresponding हैलोजन से डिस्प्लेस किया जाता है, जो एंटिटी बनती है उसको हम हैलोअल्केन बोलते हैं, ठीक है। हैलो फॉर हैलोजन, एल्केन फॉर हाइड्रोकार्बन। हैलोजन आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 एक्टिव हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटीन भी है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो उसकी केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में इतनी नहीं है। फिलहाल ये 4 हैलोजन हैं, ठीक है। जब इन 4 में से कोई भी एक एलिमेंट हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को, 2 को, 3 को, 4 को डिस्प्लेस करता है, जो एंटिटी बनेगी वो हैलोअल्केन बनेगा। ऐसे ही जब एक एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके हाइड्रोजन को एक हैलोजन डिस्प्लेस करे तो जो बना वो हैलोअरीन बना। इस हैलोअल्केन में और हैलोअरीन में एक डिफरेंस है। वो क्या कि यहां पर हैलोजन एटम एल्केन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहां पे हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब इन शॉर्ट मेरा तो ये बताने का कारण है कि हैलोअल्केन होते क्या है कि जब हैलोजन एटम डायरेक्टली लिंक्ड होता है हाइड्रोकार्बन के साथ, जो एंटिटी बनती है उसे हैलोअल्केन कहते हैं। बेसिकली हैलोअल्केन जैसे अगर sp3 से जुड़ा हुआ है या sp2 से जुड़ा हुआ है, sp से भी जुड़ सकता है। मतलब जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ हैलोजन एटम जुड़े जैसे एल्काइन हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये है। इसको अब चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि ये जो हैलोजन्स हैं, हैलोअल्केन्स हैं, मतलब सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में यही कहता हूं कि हम जो भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, मतलब हैलोअल्केन्स पढ़ रहे हैं, अब इस हैलोअल्केन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मतलब ऐसे ही थोड़ी पढ़ लेना है कुछ भी। जैसे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ूं, फॉर सपोज हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, कि जब तक हमें यही ना पता हो कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, उस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स का हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे हैलोअल्केन्स नेचुरली भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। नेचुरल हैलोअल्केन्स जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये काफी इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हैलोअल्केन्स जैसे DDT, BHC एक बहुत अच्छे पेस्टिसाइडल्स हैं। मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ में इनके बहुत बेनिफिट्स हैं हैलोअल्केन्स के। जैसे हम सब जानते ही हैं कि क्लोरीन का डेरिवेटिव है क्लोरोनपेनिकोल, ये टाइफाइड की मेडिसिन में यूज होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो आयोडीन से, मतलब आयोडीन का एक आयोडीन कंटेंट का हार्मोन है, थायरोक्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से हमें गाइटर रोग हो जाता है अगर उसकी कमी हो जाए। मतलब हैलोअल्केन्स का एक जनरल बिहेव पे अगर मैं बोलूँ तो हैलोअल्केन्स हमारी लाइफ में, इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। चलो अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हैलोअल्केन्स की। कि जनरली हमने इंट्रोडक्शन वैसे कर दी थी लेकिन फिर भी बोल देता हूँ इंट्रो में कि व्हेन एन हाइड्रोजन एटम इज displaced by a corresponding halogen atom or the entity formed is known as हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब जहां पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। डाई हैलोजन डेरिवेटिव, जहां पे 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, जहां पर 3 जुड़े हुए और ऐसे ही टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, जहां पर 4 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब जहां पे एक हाइड्रोजन को किसी भी एक हैलोजन ने डिस्प्लेस किया। जैसे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल है जैसे CH4 प्लस Cl2 क्या बन गया CH3Cl प्लस HCl।
तो यहां पर एक हैलोजन ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, दैट इज नोन एज मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। अब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की क्लासिफिकेशन भी आगे डिफरेंट तरह से है। कैसे? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा होगा, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, है ना। जैसे sp मतलब हम लोग मोनोहैलोजन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहले मतलब मुझे इसकी क्लासिफिकेशन आगे बढ़ानी है, तो आगे बढ़ाने के लिए क्लासिफिकेशन को मैं क्या कहूंगा कि sp3 के साथ मान लो जुड़ा हुआ है, तो sp3 हमें ये दिख गया, sp3 हाइब्रिडाइज के साथ है। sp2 जब ये एरोमेटिक के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना, जैसे ये sp2 ये भी हो सकता है, ठीक। मतलब जब ये sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब sp के साथ जैसे यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, तो ऐसी पोजीशन को sp हाइब्रिडाइज के साथ करेंगे, ऐसी पोजीशन को sp2 के साथ, और ऐसी पोजीशन को sp3 के साथ। मतलब हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, हम इस CX बॉन्ड के नेचर के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ है, या टर्शरी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर प्राइमरी हैलोजन के साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, जैसे CH3 CH2X, ये प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव है। ऐसे ही CH3 CH3 ये सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव है। ऐसे ही CH3 CH3 ये टर्शरी हैलोजन डेरिवेटिव है। क्यों है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन के साथ, ये सेकेंडरी कार्बन के साथ, और ये टर्शरी कार्बन के साथ। मतलब हम मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कर रहे हैं बच्चों। मतलब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कैसे कैसे हो सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, या sp2 के साथ, या sp के साथ। sp3 और sp2 और sp का मैंने आपको अभी बताया। अब इसको नेचर के हिसाब से भी कार्बन एटम की हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कैसे डिवाइड होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के, ठीक है, देखो अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बाद कैसे, जैसे ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है ना। तो एक तो ये पोजीशन हो गई, एक ऐसे पोजीशन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। इन दोनों पोजीशन में क्या फर्क है? देखो ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसको हम विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड से अगले कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 है, और इस कार्बन की देखें तो sp3 है। मतलब देखो डबली बॉन्डेड के साथ अटैच है तो विनाइल, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो एल्काइल, एलाइल, ठीक है। तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइज के हिसाब से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन हैलोअल्केन्स की ऐसे करते हैं। इसके अलावा डाइहैलोजन डेरिवेटिव, ये जितनी भी क्लासिफिकेशन थी हमने सिर्फ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की। अब हम डाइहैलोजन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। डाइहैलोजन डेरिवेटिव जैसा आप जानते ही हो, जब मोनोहैलोजन क्या था, जब एक हैलोजन एटम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता था। अब डाइहैलोजन क्या है, जब दो हैलोजन एटम, जैसे ये देखो CH2Cl2, ये एक डाइहैलोजन डेरिवेटिव है। अब डाइहैलोजन डेरिवेटिव को भी इसने 3 क्लासेस में बांट दिया। वो कैसे? एक तो जेमिनल, एक विसिनल और एक टर्मिनल। नाम से क्लियर हो गया कि जेमिनल डाइहैलोजन डेरिवेटिव वो होंगे जब सेम कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन अटैच होंगे। विसिनल वो होंगे जब 2 अल्टरनेट कार्बन के ऊपर, मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच होंगे। और टर्मिनल क्या होंगे, जैसे ये एक ब्यूटेन है, एक हैलोजन यहां लगा हुआ है और एक हैलोजन यहां लगा हुआ है, पॉलीमिथाइल डेरिवेटिव भी बोलते हैं इनको। मतलब देखो एक ही कार्बन पे तो जेमिनल, 2 डिफरेंट कार्बन पे, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे तो विसिनल, और अगर बिल्कुल कॉर्नर पे तो टर्मिनल। देखो बेटा अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हैलोअल्केन्स की। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की इससे पहले करी, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से करी, टाइप ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से करी। अब डाइहैलोजन डेरिवेटिव मतलब जब 2 जुड़े होंगे। ऐसे ही डाइहैलोजन के बाद
ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, नाम से ही पता लग रहा है ना, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का नाम से क्लियर हो रहा है कि जब एक के ऊपर 3 हेलोजन एटम अटैच होंगे। ऐसे ही टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, जब एक कार्बन के ऊपर 4 हेलोजन अटैच होंगे। मतलब देखो बेटा जी, अभी तक हमने सिंपली इतना सा सीखा कि हेलो एल्केन्स हैं क्या। हेलो एल्केन्स, सिंपल सी बात हमने क्लियर की कि हेलो एल्केन्स वो होते हैं जब एक हाइड्रोजन एटम किसी एक हेलोजन द्वारा डिस्प्लेस किया जाए, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम किसी भी एक या डिफरेंट हेलोजन से डिस्प्लेस किया जाता है, उसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन्स मोनो हेलोजन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं और टेट्रा भी हो सकते हैं। ये स्टेबल भी हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी हैं। रिएक्टिविटी का कारण क्या है कि हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोकार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलो वो थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हमें हेलो एल्केन्स के बारे में क्लियर होते ही हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, मतलब नेमिंग कैसे करेंगे इसकी नेमिंग बहुत ही आसान है। इसको आप सफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हो और प्रीफिक्स की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे CH3, CH2, Cl एज ए सफिक्स यूज करना है तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर एज ए सफिक्स यूज करना है तो नहीं, अगर एज ए प्रीफिक्स यूज करना है तो क्लोरोइथेन। मतलब ये आपकी मर्जी है बच्चों, चाहे तो आप इसे सफिक्स बना लो, चाहे आप इसे प्रीफिक्स बना लो। IUPAC सिस्टम में आपकी यहाँ पे मर्जी चलेगी। जैसे देखो CH3, CH, Cl, CH2, CH3, नंबरिंग आपको पता है IUPAC नेमिंग की करते हुए कि एक तो सबसे पहला रूल है कि सिलेक्ट द लोएस्ट शेप, दूसरा रूल है कि ऑलवेज फॉलो द लोएस्ट सम रूल। तो इधर से 1 2 3 4 2 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। 2 क्लोरो 2, दूसरी पोजीशन क्लोरो, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्यूट, 4 कार्बन है, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो मतलब ऐसे क्लासिफाई होता है IUPAC नेम। तो ऐसे आप इसकी IUPAC नेम एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी कर सकते हैं। देखो बेटा IUPAC नेम में इतने ज्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा +1 का टॉपिक है और ये बहुत ही आसान है। जैसे इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, आइडोबेंजीन कहते हैं, अगर आयोडीन लगा होगा तो इसका नाम आइडोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि हमें इसके IUPAC नेमिंग आती होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी IUPAC नेमिंग के बाद किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सीखना होता है तुमने। पहले तो कि भी हेलो एल्केन है क्या, इनका नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि नाम हमें लिखना आना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसका आइसोमरिज्म, आइसोमर्स के साथ भी आप फेमिलियर हो, +1 में आपने पढ़ा हुआ है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। आइसोमर्स होते हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट possess डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये होते हैं आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा पर वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट शो करेंगे। सर वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे शो कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे शो कर सकते हैं, या तो उसके अंदर स्ट्रक्चर आइसोमर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऐसे आइसोमर जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल आइसोमर में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो घुमा देते हैं। लेकिन हेलो एल्केन्स एक और क्लास भी शो करते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर भी शो करते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर, ठीक है। बस स्ट्रक्चरल आइसोमर का जैसे मैं एक आधी टाइप आपको करा देता हूं, जैसे ये CH3, CH2, 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 Cl, इसका नाम है N-ब्यूटेन। लेकिन अगर ये ऐसा होता CH3, CH, CH3, CH2, Cl, देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ हेलोजन सेम, पर ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन क्लोराइड है, ठीक है ना। मतलब एक जनरल सी बात है
इस तरह के आइसोमर को हम चेन आइसोमर कहते हैं, क्योंकि कार्बन एटम की चेन में फर्क आ गया। लेकिन अगर ये ऐसा होता, देखो अब इसमें कार्बन एटम की चेन तो वही रही, लेकिन इसमें हेलोजन एटम की पोजीशन में फर्क आ गया है ना, तो इस तरह के आइसोमर को हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, क्योंकि ये हमारा +1 का टॉपिक है। हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि सिर्फ कि क्या ये आइसोमेरिक फिनोमिना शो करते हैं, तो हाँ ये आइसोमेरिक फिनोमिना शो करते हैं, जैसा हमने अभी देखा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, देखो बेटा, हम लोग इस हिसाब से इस चैप्टर को कर रहे हैं कि हमें फाइनल्स देने हैं सीबीएसई के, कि पेपर कैसा होना है, क्योंकि लॉकडाउन में अब हम घर बैठे हैं, आई कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये उस लिए वीडियोस बन रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला टॉपिक जहां से पेपर में आना स्टार्ट होगा वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो इस बार, इससे लास्ट ईयर सीबीएसई के एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आ गया था कि उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछ लिया था कि विनाइलिक हेलोजन कौन सा है या एलाइलिक हेलोजन कौन सा है। ठीक है ना, मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे एक ऑप्शन उन्होंने ये दे दिया CH2Cl, और एक ऑप्शन उन्होंने ये दे दिया कि इनमें से कौन सी पोजीशन जो है वो एलाइलिक है और कौन सी पोजीशन एराइलिक है। जब हेलोजन डायरेक्टली, जैसा अभी बताया आपको मैंने, जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो एराइल है, जब साइड चेन के साथ अटैच है तो आइल, मतलब इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, इसे बेंजीन क्लोराइड बोलेंगे। बस इतना सा फर्क है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था इतना सा, मतलब हमें इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसे भी ध्यान से करना है कि क्लासिफिकेशन अभी अभी आपको मैंने बताई, मोनोहेलोजन थे, डाईहेलोजन थे, ट्राईहेलोजन थे, टेट्राहेलोजन थे। ठीक है, वो कैसे थे उन सब की बातें मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। हाँ, फिर भी आपको अगर कुछ क्लियर ना हो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। ठीक है ना, और मैं आपको जवाब तो दूंगा ही। चलो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम स्टार्ट ही बहुत आसान करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक रिएक्शन जिसके साथ आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, जिसका नाम आपने सुना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके देखते हैं। डायरेक्ट हैलोजिनेशन कैसे, देखो CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, CH3Cl + HCl। अब CH3Cl + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट CH2Cl2 + HCl। ऐसे ही CH2Cl2 + Cl2 क्या हो जाएगा, CHCl3 + HCl। मतलब ये रिएक्शन नॉन स्टॉप है वाला, CH3 ऐसे ही Cl2 CCl4 + HCl। ऐसा क्यों हुआ, देखो ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। किसको, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप फेमिलियर हैं, +1 में भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पे चलता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। देखो कैसे, आपको इसको याद करने का तरीका बताऊं। जैसे गॉड, GOD गॉड, है ना, भगवान, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऐसे ही ये है क्या, इनिशिएशन, चेन को इनिशिएट करना यानी कि एक फ्री रेडिकल को जनरेट करना, ऑपरेशन यानी कि एक फ्री रेडिकल का सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक दिखाना, डिस्ट्रॉयर यानी कि टर्मिनेशन, किन्हीं 2 सिमिलर फ्री रेडिकल्स को सामने रख दो, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। देखो लाइट की प्रेजेंस में जब तक यहाँ हाइड्रोजन रहेगा तब तक क्लोरीनेशन होती रहेगी, तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन पॉसिबल है और इस रिएक्शन का नाम हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रखा। देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यही बात जो क्लोरीन के साथ हुई है ब्रोमीन के साथ भी पॉसिबल है, पर थोड़ा सा रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब अगर यही रिएक्शन मुझे ब्रोमीन के साथ करनी हो तो ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन पेपर में ऐसी चीज नहीं आती। पेपर में क्या आता है, जो डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, जैसे आयोडीनेशन करने की कोशिश करता हूं मैं, CH4 + I2, आंसर आया CH3I + HI। अब बीइंग रिड्यूसिंग एजेंट ये इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का मार देगा, यानी कि डायरेक्टली आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, पर है HNO3
या HiO3 ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो जो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे और रिएक्शन हो जाएगी। तो आयोडीनेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। आपके ऊपर ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है पेपर में कि व्हाई आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, तो आप उसका आंसर देंगे कि भैया आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का मार देगा। ऐसे ही फ्लोरीनेशन की बात करते हैं, फ्लोरीनेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, मतलब हीट बहुत प्रोड्यूस होगी, ब्लास्ट भी हो सकता है। फ्लोरीनेशन मतलब ऐसा क्या हम क्या फ्लोरीनेशन करेंगे? नहीं करेंगे हम फ्लोरीनेशन, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कूलेंट करेंगे। जैसे अब एक गाड़ी है, मतलब एक कार है, हमें मालूम है कि कार चलती है, इंजन चलेगा तो हीट भी होगा, हीट होगा तो ब्लास्ट भी होगा, तो ऐसा क्या हम कभी कार चलाएंगे? नहीं, हम चलाते हैं कार इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कूलेंट, जिससे रेडिएटर के थ्रू उसे ठंडक मिलती रहती है और इंजन चलता रहता है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करा उसने, क्लोरीन को मर्कुरस क्लोराइड की या मर्कुरस फ्लोराइड की प्रेजेंस में HEF से रिएक्ट करवाया। जैसे ये देखो CH3 CH2Cl AgF। अब देखो अब क्या होगा, AgCl बन गया, लेकिन जो पीछे बचा वो क्या था, CH3 CH2F, यानी कि फ्लोरीनेशन हो गई। मतलब फ्लोरीनेशन का ये बहुत अच्छा मेथड है, पर ये बात हम याद रखेंगे कि चाहे तो कूलेंट है चाहे कूलेंट नहीं है, चाहे कुछ भी है, हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन तो तब भी नहीं कर सकते, हमें हेलो एल्केन के साथ ही फ्लोरीनेशन कर सकते हैं। और इस चीज को, इस मेथड को हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी हम इसको बोलते हैं। और इस रिएक्शन का नाम स्वार्ट्स रिएक्शन भी है, एक नंबर में आती है बच्चों ये रिएक्शन। ठीक है, मतलब अब हमें ये चीज क्लियर हुई कि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो था डायरेक्ट हेलोजिनेशन का। अब डायरेक्ट हेलोजिनेशन हमने क्लोरीन की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के साथ। ठीक है, अब हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन हमने ब्रोमीन की भी की, लेकिन आयोडीन की हम कर नहीं पाए क्योंकि आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही फ्लोरीन की कर नहीं पाए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर वो रिएक्शन हमने कर। अब देखो, अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल जैसे ये देखो CH3 CH2OH, इट इज एन इथेनॉल। इसकी रिएक्शन में क्लोरीन नेगेटिव से करा देता हूं, क्या होगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। आंसर क्या आएगा, CH3 CH2Cl प्लस OH नेगेटिव। देखो बेटा, चैप्टर बुक बेचने वाले ने बुक कितनी मोटी बनाई, इसी तरह की रिएक्शंस को उसने बुक में 10 बार लिख दिया। अब हम इस रिएक्शन को देखो कितनी आसानी से क्लियर करेंगे। हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल ले लेते हैं और डिफरेंट हेलोजिनेशन करेंगे इसकी, मतलब हेलोजिनेटिंग एजेंट्स। जैसे एक बार तो मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन नेगेटिव से करा देता हूँ, एक बार इसकी रिएक्शन PCl5 से, एक बार इसकी रिएक्शन PCl3 से, एक बार इसकी रिएक्शन SnCl2 से, एक बार इसकी रिएक्शन SOCl2 से। मतलब कितने ही क्लोरीनेटिंग एजेंट ले लो, इन द एंड जो आंसर आएगा वो इस OH को डिस्प्लेस करके CH3 CH2Cl हो जाएगा। हाँ, इनके साथ बाई प्रोडक्ट्स अलग निकलेंगे। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि PCl5 के केस में POCl3 बाहर निकलता है और PCl3 के केस में H3PO3 बाहर निकलता है। मतलब सोचने की बात है कि हमें हेलो एल्केन बनाने, हेलो एल्केन कैसे बन रहे हैं कि OH को सब्स्टिट्यूशन देना है। OH को सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, हेलोजन एटम। अब वो हेलोजन एटम प्रोवाइड भी तो करना है ना किसी ने, डायरेक्ट PCl5 PCl3 SnCl2 SOCl2 ZnCl2, है ना, ये सभी आपके सिलेबस की रिएक्शंस हैं। ठीक है बेटा, तो इन रिएक्शंस के जरिए हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे ही देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब अगर इसके सामने हेलोजन आएगा ना तो हर कोई क्या सोचेगा कि हेलोजन डबल बॉन्ड पोजीशन पे जाके लगना है, लेकिन अगर NBS की प्रेजेंस हो या 773 डिग्री टेम्परेचर हो या SO2Cl2 की प्रेजेंस हो और
443 डिग्री टेम्परेचर हो, मतलब NBS की प्रेजेंस में, SO2Cl2 की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे ये वाली पोजीशन डीएक्टिवेट हो जाती है और आंसर क्या आ जाता है CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। देखो है तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। ऐसे क्वेश्चंस बेटा जी कंप्लीट द फॉलोइंग में आते हैं, जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग में आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग में कैसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन होता क्या है, बच्चा ये वाली चीज देखता नहीं है कि कंडीशन क्या दी है, वो डायरेक्ट यहाँ पे डाइहैलोजन डेरिवेटिव बना देता है, लेकिन बनेगा ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ऐसा ही जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने मैं एक हेलोजन एसिड रख दूं HBr, तो एक पे हाइड्रोजन चला गया और एक पे ब्रोमीन चला गया, आंसर आ गया CH3 CH2Br। ये एक बहुत सिंपल बात थी। अब चाहे ब्रोमीन यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन कहीं अगर ये एल्कीन जो मैंने लिया वो अनसिमेट्रिकल होता, अब आपको अपना एक +1 का कॉन्सेप्ट याद आएगा जो मैंने +1 में कराया था, ठीक है ना। अगर ये कहीं अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो क्या होता, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या हो जाएगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसके साथ HBr की रिएक्शन है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तो ब्रोमीन यहां जाए तो आंसर आता है CH3 CH2 CH2Br, और अगर ब्रोमीन यहां जाए तो आंसर आता है CH3 CHBr CH3। तो एक्चुअल में क्या होगा, देखो ये बनेगा 80% 80% और ये बनेगा 20%। ऐसा क्यों, एक साइंटिस्ट है मार्कोनी, +1 का अपना मार्कोनी रूल याद करो, उसमें क्या था, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एसिड्स in an unsymmetrical haloalkene, the negative part goes where less number of hydrogen atom, and the positive part goes where more number of hydrogen atom around the double bond। तो इसीलिए ये 80% बन गया, ये 20% बन गया। अब हुआ क्या कि ऐसा क्या कि कभी ये 80% बनेगा ही नहीं, बनेगा। उसके लिए क्या है, एंटी मार्कोनी रूल, इसको एंटी मार्कोनी रूल भी कहते हैं बच्चों, कराश इफेक्ट भी कहते हैं इसको, और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब एरो के ऊपर कंडीशन देखो कैसे बदलेगी। यहाँ पे एक सुटेबल पेरोक्साइड लो, ठीक है, इस पेरोक्साइड ने क्या करना है, इसको 80% कर देना है और इसको 20% कर देना है, ठीक है। मतलब तब क्या हो जाएगा कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पेरोक्साइड के आने से ऐसा क्या हो गया कि प्रोडक्ट की रेशो ही चेंज हो गई, ठीक है ना। देखो मार्कोनी में इसकी 20 और इसकी 80, और एंटी मार्कोनी में इसकी 80 और इसकी 20, ठीक है ना। अब ये सारी बातें मैकेनिज्म पे डिपेंड करती हैं। हुआ क्या कि पेरोक्साइड के आने से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आया, कार्ब, और नॉर्मली मार्कोनी रूल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अब आपको +1 में मैंने ये कराया था कि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म कैसे होगा, पेरोक्साइड में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा। देखो अब मैं यहाँ मैकेनिज्म तो कराऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि +2 में तुमसे किसी ने नहीं पूछना कि भैया इसका क्या मैकेनिज्म है। +2 में तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आनी है। तो मैंने आपको ये रिमाइंड कराने के लिए बताया कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो आप प्लीज ये रिएक्टेंट, ये जो एरो पे कंडीशन है उसे चेक कर लेना। कई बार क्या होता है, जैसे अभी इससे पहले मैंने आपको एसाइलेशन रिएक्शन कराई, एसाइलेशन रिएक्शन को देखते ही हमें तो पता लग जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना 3 घंटे का, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, तो छोटी छोटी चीजें हम भूलने लग जाते हैं। बस इन्हीं चीजों को हमने याद रखना है कि अगर पेरोक्साइड हुआ तो मुझे क्या करना है, अगर पेरोक्साइड ना हुआ तो मुझे क्या करना है, ठीक है। चलो अब मैं चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, मतलब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। अब हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड करते हैं, अभी करके भी दिखाया था मैंने, स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोबारा से कर लेते हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड कैसे, जैसे CH3 CH2 Cl प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, होगा क्या, NaCl बाहर और CH3 CH2I प्लस NaCl। देखो अभी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि आयोडीनेशन
डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से करें, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है और आयोडीनेशन भी हो गई। पर वहां मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वहां हम डायरेक्ट आयोडीनेशन कर रहे थे, तो हमने स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, ठीक है। अभी ये था हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ऐसे ही हम हेलो एल्केन्स जो है वो सिल्वर के साल्ट से भी बना सकते हैं, जैसे CH3 CH2COO Ag प्लस Cl2। देखो क्या क्या होता है, CO2 बाहर, एसीटोन लेना है यहाँ पे, मतलब ये कंडीशंस आपको याद करनी है। देखो बेटा, मुझे मालूम है कि अब मैं इसको टॉपिक वाइज नहीं लिख रहा हूँ, जैसे बच्चों को क्या आदत होती है कि सर इसके ऊपर लिखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसके ऊपर लिखो सिल्वर साल्ट से बनाया, इससे पहले लिखो एलाइलिक हैलोजिनेशन। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए, बड़ी क्लास में हो गए, इस चीज़ को सिर्फ समझो। मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, हर एक रिएक्शन को समझना है। जैसे ही एसीटोन की प्रेजेंस होगी, CO2 बाहर, AgCl बाहर, मेन प्रोडक्ट क्या रह गया, ये CH3 CH2Cl, ठीक है ना, हेलो एल्केन बन गया। मतलब हमने हेलो एल्केन बनाने के बहुत सारे तरीके किए, डायरेक्ट हैलोजिनेशन भी करा, हैलोजन एक्सचेंज भी करा, एलाइलिक हैलोजिनेशन भी करा, ठीक है, और उसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन से भी बनाया, साल्ट से भी करा। अब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स करते हैं। हेलो अरीन्स मतलब अभी तक हम जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे वो हेलो एल्केन्स के कर रहे थे। हेलो एल्केन्स मतलब एक एल्केन का हाइड्रोजन हम किसी भी एक हेलोजन से डिस्प्लेस कर रहे थे और हेलो एल्केन बना रहे थे। अब हम एरोमेटिक स्टार्ट करते हैं, मतलब जो वे हमने हेलो एल्केन्स में यूज़ किया वही वे अब हम हेलो अरीन्स में यूज़ करेंगे। जैसे ये देखो, एरोमेटिक कंपाउंड लिया बेंजीन, इसकी डायरेक्ट क्लोरीनेशन की, वही लाइट की प्रेजेंस में की, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बना और HCl बाहर हुआ। ऐसे ही इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। वही वे आएगा कि इसकी जब हम आयोडीनेशन करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांस हो जाएंगे। ये आयोडीन बन गया और ये HL, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेल देगा तो ये किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है ना। मतलब जो तरीका हमने हेलो एल्केन्स में अपनाया वही वे हम हेलो अरीन्स में अपनाएंगे। मतलब सबसे पहली रिएक्शन हम करेंगे डायरेक्ट हैलोजिनेशन। क्या करेंगे? डायरेक्ट हैलोजिनेशन। अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन में एक एरोमेटिक कंपाउंड लो, क्लोरीनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोबेंजीन, आयोडीनेशन कर दो HNO3 की प्रेजेंस में, आयोडोबेंजीन, ब्रोमिनेशन कर दो तो ब्रोमोबेंजीन। मतलब डायरेक्ट है, पर ये इतना भी आसान नहीं है। देखो इसका मैकेनिज्म मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपने +1 में नहीं पढ़ा, ये वाला मैकेनिज्म आपने +1 में नहीं करा, लेकिन आपने जो +1 में किया था मार्कोनी रूल और एंटी मार्कोनी रूल, वो वाले मैकेनिज्म आपने किए हुए थे। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि Cl2 प्लस अनहाइड्रस लेना है FeCl3, हो गया क्या, Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव। यहां से मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिला। क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के, ये देखो ये बेंजीन है, इसके ऊपर अटैक होना है इस इलेक्ट्रोफाइल का, Cl पॉजिटिव का। ये देखो ऐसे होगा क्या कि इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां H और यहां Cl, यहां और ये ऐसे, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने डिलोकेलाइज होना है। डिलोकेलाइज का मतलब क्या होता है? मूव करना। देखो तू चल मैं आया, हो गया क्या कि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर H और Cl है ही और एक डबल बॉन्ड है। अब फिर ये तू चल और मैं आया, ये सिचुएशन बनेगी, तो तीसरी रिंग जो बनेगी वो ये बन जाएगी ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और एक यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां पे H और यहां पर Cl है।
मतलब इन शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन यहां से यहां तक है और यहां पर H और यहां पर Cl है। ठीक है, इसके बाद देखो ये स्टेप में मुझे कार्बोकटाइन मतलब एक कार्बोकटाइन नहीं एक इलेक्ट्रोफाइल मिला। दूसरे स्टेप में मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाया और इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाया। अब इसके बाद इसके सामने HCl है, यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे है, इसके सामने FeCl4 नेगेटिव। देखो ये H इस Cl को ले जाएगा, ये बन गया HCl, ये FeCl3 अलग हो जाएगा, ये बन गया FeCl3, रह गया क्या क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, मतलब एक बात याद रखना कि जो मैकेनिज्म है वो रिएक्शन होने के बाद एस्टैब्लिश होते हैं। हम फिर रास्ता ढूंढते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, कैसे हुई होगी। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, पहले तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल मुझे FeCl3 से मिल गया। इलेक्ट्रोफाइल मिलने से मैंने उसका अटैक आपको दिखाया, अटैक हुआ तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुई। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे वो जो क्लोरीन है उससे वो क्लोरीन वापस भी लेना है FeCl3 से, वो मैंने ऐसे रिएक्शन कर दी। मतलब जो रिएक्शन हम सिंपली लिख देते हैं ना कि एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, Cl2 लिया और ये बन गया, उसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है कि वो रिएक्शन हुई कैसे। ठीक है, तो मतलब हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हम ऐसे करेंगे, तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद देखो डायरेक्ट हेलोजिनेशन हुई। अब जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जहां से मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आता है नेमिंग रिएक्शन बन के। ठीक है, वो क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो अब मैं इसी से ना आपको 3 डिफरेंट तरह की रिएक्शंस करके दिखाऊंगा। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो होता क्या है, हम आपको रिएक्शन करने का तरीका समझा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद नहीं आती। जैसे नेमिंग रिएक्शन आ गई, नेमिंग रिएक्शन का सबसे मेन मुद्दा क्या होता है कि हमें रिएक्टेंट ही याद नहीं आते। अगर हमें रिएक्टेंट याद आ जाए फिर तो हम प्रोडक्ट बना ही देंगे। अब देखो चाहे तो वो सैंडमेयर रिएक्शन है, चाहे वो गेटरमैन रिएक्शन है, चाहे वो बाल्ज रिएक्शन है, तीनों ही हेलोअरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और तीनों रिएक्शंस मैं यहीं पे इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करूंगा। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है, इससे देखो क्या होता है कि अगर तो रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ हो या कॉपर ब्रोमाइड के साथ हो या पोटाशियम आयोडाइड के साथ हो, तीनों केसेस में नाइट्रोजन ने बाहर निकल जाना है और एक HCl ने बाहर निकल जाना है। रहना क्या है पीछे, हेलोएल्केन क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन का केस हुआ तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन का केस हुआ तो आयोडोबेंजीन। देखो ये बातें तो आपको क्लियर ही है। ठीक है, ब्रोमीन का केस है तो ब्रोमोबेंजीन और आयोडीन का केस है तो आयोडोबेंजीन। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सारी रिएक्शंस सैंडमेयर रिएक्शंस हैं। ठीक है ना, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी रिएक्शंस सैंडमेयर रिएक्शन है। अभी सिर्फ क्या डिफरेंस पड़ेगा गेटरमैन रिएक्शन में, गेटरमैन रिएक्शन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस पड़ता है। यहाँ पे मैंने कॉपर क्लोराइड HCl ऐसे ले रखा था, अब हम कॉपर लेंगे HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, उसमें क्या होगा कि डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। देखो ये वाला जो केस है ये सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन का है और ये केस सैंडमेयर रिएक्शन का है। मेन मुद्दा क्या था, रिएक्टेंट को याद रखना, प्रोडक्ट को हमें बनाने आते हैं, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स करने हैं, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी में ही हम नेमिंग रिएक्शंस भी कंप्लीट कर लें। 3 ही नेमिंग रिएक्शन है, तीनों क्लियर हो जानी है। ये कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे कॉपर और क्लोराइड तो है पर अकेला कॉपर और HCl के साथ है। तो ये वाला पार्ट गेटरमैन रिएक्शन का है और ये वाला पार्ट सैंडमेयर रिएक्शन का है। अब मैं आपको इसी के थ्रू, देखो इसी के से आगे मैं आपको बाल्ज रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। बाल्ज रिएक्शन में क्या है, बाल्ज रिएक्शन में NaBF4 नेगेटिव, NaBF4 नेगेटिव उसने यूज किया। क्यों किया, क्योंकि देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अलग निकल गया, नाइट्रोजन अलग निकल गया, रह गया क्या
फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन ना, देखो मतलब क्या, डाइजोनियम क्लोराइड है, गेटरमैन रिएक्शन करनी है, सैंडमैन रिएक्शन करनी है या बाल्ज रिएक्शन करनी है, इन तीनों में से एक रिएक्शन पेपर में भी आनी है और तीनों का रिएक्टेंट जो है वो सेम है। बस उसके ऊपर अटैकिंग एजेंट हमने याद रखने हैं कि सैंडमैन कॉपर क्लोराइड लेता है तो गेटरमैन अकेला कॉपर लेता है और बाल्ज NaBF4 लेता है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। एक रिएक्शन और रह गई है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। इस रिएक्शन को बोलते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन कैसे होगी? देखो पहले मैंने, ठीक है, इसको साइड चेन हेलोजिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने टोलीन लिया, ठीक है, इसकी मैंने क्लोरीनेशन की। अब देखो बेटा, मुझे क्लोरीनेशन किसकी करनी है? बेंजीन की नहीं करनी, इसकी करनी है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंपल सी बात है। लाइट की प्रेजेंस में उसी तरीके से इसकी रिएक्शन भी कर दो, CH2Cl होगी साइड चेन हेलोजिनेशन। इसे बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर में या इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स होते क्या हैं, हेलो एल्केन्स की टाइप, मोनोहेलोजन, डाइहेलोजन, ट्राईहेलोजन, पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव के बारे में बताया। फिर इनका हमने नोमेनक्लेचर किया थोड़ा सा और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में जो लास्ट में हमने 3 रिएक्शंस की, बाल्ज, सैंडमेयर और गेटरमैन, ठीक है, ये रिएक्शंस के पेपर में आने का चांस सबसे ज्यादा है। अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं इस बार और बताता हूं आपको। मेरा मोबाइल नंबर है 8295448888। अगर आप YouTube पे नहीं लिखना चाहते, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें क्वेश्चंस, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। मतलब मेरा मेन टारगेट क्या है कि आप घर में रहें, सेफ रहें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हम आपकी घर में ही सॉल्व कर दें। थैंक यू।